नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कक्षा 12 की आज की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्लॉजेज, उसमें रिलेटिव क्लॉजेज को पढ़ेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इससे पहले हम नाउन क्लॉज को पढ़ चुके हैं, तो आज रिलेटिव क्लॉज के बारे में जानते हैं। चलते हैं टेक्स्ट पर आज के। तो रिलेटिव क्लॉज, जैसा आप नाम से देख रहे हैं कि रिलेटिव यानी संबंध कारक क्लॉजेज यानी उपवाक्य, तो इस प्रकार के जो संबंध कारक उपवाक्य होते हैं उनको हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो आप ये देखेंगे वे क्लॉजेज यानी इस प्रकार के उपवाक्य जो रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ करके, तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस मैं अभी आपको बताऊंगा, से जुड़ करके अपने से पूर्व आने वाली नाउन जो होती है उसके बारे में जानकारी देते हैं। ये पूरा वाक्य उसके बारे में जानकारी देगा आपको, और अर्थात उसकी विशेषता बताएगा, और यानी अपने ये कह सकते हैं कि ये नाउन के लिए एक एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। तो आपको इन शब्दों में थोड़ा सा उलझना नहीं है कि किस प्रकार से एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। तो सीधी सी बात है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं कि जब वो वाक्य अपने से पहले आने वाले वाक्य के नाउन के बारे में जानकारी दे रहा है तो एक प्रकार से उसकी विशेषता बता रहा है। तो सीधी सी बात होगी कि ये एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसे शब्दों को थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं मानेंगे कि ये भाषा कैसे बन गई। तो आप सीधा जानें कि चूंकि एडजेक्टिव विशेषण होते हैं, विशेषता बताते हैं संज्ञा की, तो ये वाक्य जो ये क्लॉज जो होंगे वो चूंकि अपने से पहले वाली नाउन के बारे में विशेषता बताएंगे तो या उसके बारे में जानकारी देंगे, तो विशेषण हो गए ये। तो अब मैं आपको जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं उनकी एक लिस्ट बना करके बताता हूँ कि ये रिलेटिव प्रोनाउन यानी जो संबंध कारक सर्वनाम होते हैं। तो इंग्लिश में सर्वनाम 9 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको इसकी लिस्ट बताता हूँ। तो रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं यानी संबंध कारक सर्वनाम जो होते हैं उनकी ये लिस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हु, हुज, हुम, या विच, दैट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हाट। तो ये सारे शब्द, इसमें हम दैट को छोड़ दें तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो संबंध कारक सर्वनाम का प्रयोग का कार्य करते हैं जब ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो इस प्रकार ये क्लोज बनाते हैं, और इनके बाद जो वाक्य होते हैं वो भी सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं यानी आश्रित वाक्य होते हैं। तो ये कोई नए शब्द नहीं है, इन शब्दों को आप जानते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें कि यू मेट मोहन, तो अभी जैसे हमने परिभाषा में देखा था पहले कि जो रिलेटिव क्लॉज होते हैं वो अपने से पहले आने वाली नाउन, तो यहाँ देखते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा जुड़ करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और इसके द्वारा जुड़ करके ये जो वाक्य है वो मोहन जो इससे पहले आने वाली नाउन है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नाउन हो गई और इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे यू मेट मोहन यानी तुम मोहन से मिले, तो इसके बारे में बाद में देखो बताया गया कि लिव्स इन माई विलेज, वो मेरे गांव में रहता है। तो आपने देखा ना कि इसकी जैसे ये वो मेरे गांव में रहता है, तो इसके द्वारा इसकी जो एक विशेषता और बता दी इसने, अर्थात ये जो क्लोज हो गया हु लिव्स इन माई विलेज, ये एक रिलेटिव क्लोज हो गया जो कि मोहन के लिए एक विशेषता बता रहा है कि वो जो है वो मेरे गांव में रहता है। तो इस प्रकार से विशेषण का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत निर्णायक होता है ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हैं, इसके द्वारा ये जुड़े रहते हैं। ये ठीक अपने जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ये ठीक अपने पहले आने वाले नाउन के लिए कार्य करते हैं। वो पर्टिकुलर भी होते हैं, अलग अलग नाउन के लिए अलग अलग रिलेटिव प्रोनाउन का यहाँ पर प्रयोग होता है। हम डिटेल से इनको पढ़ेंगे कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो कौन से नाउन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो जिज्ञासा है उसको जो है एक प्रकार से क्लियर हुई होगी कि किस प्रकार से जो है वो रिलेटिव क्लॉज जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जुड़ करके और नाउन से संबंध बताते हैं। तो अब हम जो है वो रिलेटिव जो क्लॉज होते हैं उसके 2 प्रकार होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे कि उनके 2 प्रकार कौन से होते हैं और उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे पहचानेंगे उनको। तो रिलेटिव क्लॉज के 2 प्रकार जो उनको अपने देखते हैं। काइंड्स ऑफ रिलेटिव क्लॉजेस, तो रिलेटिव क्लॉज के प्रकार के बारे में जब अपने पढ़ेंगे तो पहला होता है उसका डिफाइनिंग क्लॉजेस। तो डिफाइनिंग क्लॉजेस बच्चों हम उन क्लॉजेस को बोलते हैं, तो ये जैसे परिभाषित किया गया कि ये क्लॉज संज्ञा के बारे में अद्वितीय जानकारी देते हैं।
अद्वितीय जानकारी का मतलब हो गया कि उसके बारे में पहले हमसे हमें पता नहीं है और एकमात्र जानकारी जो मिली है वो हमें इसी के थ्रू मिली है, अर्थात उस जानकारी के बिना उसका अर्थ जो है वह अधूरा है। तो जिस भी नाउन की हम बात करेंगे उसके बारे में यदि ये बात नहीं बताई जाए तो वो जो है वो बिल्कुल अधूरा अर्थ रहता है उसका। जैसे यहाँ पर एक वाक्य लिया गया, आप इसको गौर से देखें कि द पेन दैट आई गेव यू, तो जो पेन मैंने आपको दिया, विच प्रेजेंटेड बाय माय फादर, तो वो मेरे पिता के द्वारा मुझे दिया गया था, उपहार में दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका अर्थ आपको यूं लगाना पड़ेगा, यूं समझना पड़ेगा कि ये पेन जो है वो एकमात्र पेन था, ठीक है, यानी एकमात्र पेन था जो मैंने आपको दे दिया, तो एक अद्वितीय जानकारी हो गई, यानी ऐसे पेन और नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पेन है ये वाला, ये एक ही पेन है, ठीक है, तो एकमात्र पेन है, और यानी ऐसे पेन और नहीं है, और जानकारी नहीं है, बल्कि अपने ये कह सकते हैं कि इसके बारे में अद्वितीय जानकारी दी गई है कि ये मेरे पिता के द्वारा मुझे दिया गया था और मैंने आपको दे दिया। तो इस प्रकार से यदि इसी वाक्य को हम यहाँ पर यदि कोमा लगा देंगे तो ये नॉन डिफाइनिंग बन जाएगा। तो उससे अर्थ ये हो जाएगा कि वो पेन जो है जो मैंने आपको दिया वो मेरे पिता के द्वारा दिया गया था, यानी मेरे पास और भी ऐसे दूसरे पेन हैं, लेकिन ये पेन जो मैंने आपको दिया था वो जो है वो मेरे पिता के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में यही अंतर होता है कि जो डिफाइनिंग क्लोज होते हैं उसमें क्या है कि नाउन के बारे में जानकारी होती है, वो सीमित होती है, ठीक है, बहुत न्यूनतम जानकारी होती है। और जो डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग होते हैं उनमें क्या होता है कि अतिरिक्त जानकारी होती है। तो अब नॉन डिफाइनिंग क्लोज को भी अपने देखते हैं। नॉन डिफाइनिंग क्लोज, तो नॉन डिफाइनिंग क्लोज को हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, ये क्लोज संज्ञा के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं, ठीक है, यानी यूनिक जानकारी नहीं देते हैं, अद्वितीय जानकारी नहीं देते, बल्कि एक अतिरिक्त जानकारी देते हैं। और इन वाक्यों में नाउन के बाद आवश्यक रूप से कोमा का प्रयोग भी होता है। तो यहाँ पर आप जैसे वाक्य देख रहे हैं कि वाक्य तो ये ऊपर वाला ही है सेम ही, लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही किया गया कि यहाँ पर ये कोमा का प्रयोग किया गया, आप देख लीजिए। तो यहाँ इसका अर्थ ये बन जाता है कि द पेन विच आई गेव यू। तो यहाँ पर एक दूसरी बात ये भी हुई है कि यहाँ पर विच का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर दैट का प्रयोग है। इसका मतलब ये अद्वितीय पेन है, और ये पेन जो मैंने आपको दिया था, यानी एक पेन है बहुत सारे पेनों में से जो मैंने आपको दिया था वो मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब ये कि ये मेरे पास बहुत सारे पेन है, उसके बाद उसमें जो से एक पेन है उसकी विशेषता मैंने आपको एक जानकारी अतिरिक्त दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप नॉन डिफाइनिंग को डिफाइनिंग को आप इस प्रकार से जो है वो परिभाषित करेंगे और इनमें अंतर करेंगे। अब इनमें कुछ अंतर जो हैं उनके मैं पॉइंट आपको बता देता हूँ कि आप इनको किस किस प्रकार से याद रख सकते हैं कि डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लोज जो होते हैं उनमें क्या अंतर है। तो यहाँ पर आप अंतर देखिए कि डिफाइनिंग क्लोज या डीसी का मतलब है डिफाइनिंग क्लोज संज्ञा के बारे में अद्वितीय जानकारी देते हैं, जबकि जो नॉन डिफाइनिंग क्लोज होते हैं एनडीसी वो अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं, ठीक है। और डिफाइनिंग क्लोज में नाउन के बारे में पहले से नहीं जानते हैं, ठीक है, उनके बारे में पहले से जानकर हमें वाक्य के द्वारा ही हमें उसका परिचय मिलता है, जबकि नॉन डिफाइनिंग जो क्लोज होते हैं वो नाउन के बारे में पहले से हमें जानकारी होती है और एक अतिरिक्त जानकारी हमें उससे और मिलती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि डिफाइनिंग क्लोज जो होते हैं उसमें हु, हुम, हुज और विच के स्थान पर दैट का प्रयोग हो सकता है, जबकि कभी नॉन डिफाइनिंग क्लोज में दैट का प्रयोग नहीं होता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण अंतर आप इनमें ध्यान रखें, ठीक है, ये पहला, दूसरा और तीसरा। इसके अलावा एक जो है मैंने आपको यहाँ बता ही दिया कि जो नॉन डिफाइनिंग क्लोज होते हैं उसके बाद जो नाउन के बाद जो कोमा जरूर लगाया जाता है। तो ये भी आप एक अंतर याद रखें, इसमें 4 अंतर हो गए आपके पास। अब हम कुछ रिलेटिव प्रोनाउन को देखेंगे कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन किसके साथ आता है, इसकी टेबल मैं आपको बना करके बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, संज्ञा यानी जो अपने बात कर रहे थे कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक नाउन होती है, तो वो नाउन क्या हो, तो कौन से प्रकार के रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं। तो सबसे पहले जो अपने बात करेंगे वो हम व्यक्ति से संबंधित बात करेंगे, ठीक है, यानी व्यक्ति से संबंधित कोई भी नाउन हो, ठीक है। व्यक्ति का मतलब यहाँ पर किसी पर्सन से हो गया, व्यक्ति से हो गया।
तो व्यक्ति के लिए जो है वो आप देखें कि यहाँ पर 3 प्रकार के रिलेटिव प्रोनाउन काम में लेंगे हम, ठीक है। तो पहले प्रकार का रिलेटिव प्रोनाउन जो आप इस प्रकार से देखें, पहला जो है वो हम कर सकते हैं प्रयोग हु का, ठीक है। और दूसरा जो हम कर सकते हैं प्रयोग वो है हुम का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा जो होगा वो हम देखेंगे वो होगा हुज, ठीक है। अब हम देखेंगे कि व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति है, उसका नाम है या उसके बारे में जातिवाचक संज्ञा है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम आ जाता है, या जैसे टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, तो एक व्यक्ति हो सकता है। तो उसमें जो है वो इन 3 का प्रयोग। अब ये देखें कि भी हु जो कब आता है, तो व्यक्ति के बाद हु तब आता है जब यहाँ पर जो वाक्य जो क्लॉज होगा उसमें यहाँ पर उसके बाद यानी रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में क्या हो, या तो कोई एडवर्ब हो, ठीक है। एडवर्ब जैसे ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, जनरली, ये सब एडवर्ब होते हैं, ऑलरेडी वगैरह। तो या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब हो, सहायक क्रिया हो, और या फिर मेन वर्ब हो, ठीक है, कोई भी मुख्य क्रिया हो, और फिर आगे जो वाक्य इस प्रकार से चलता रहे, तो जो है वो हु का प्रयोग होता है। मतलब पहले व्यक्ति हो और तो उसके बाद हु तभी आता है जब बाद में ये होते हैं। और इसके बाद जो है वो व्यक्ति के बाद हुम जो है वो तब आता है जब इसके बाद यहाँ पर कोई न कोई सब्जेक्ट हो, यानी या तो व्यक्ति का नाम हो, जैसे अपने यहाँ पर नाम ले सकते हैं, किसी का नेम अपने लिख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति का नाम हो, या जातिवाचक संज्ञा हो, या फिर उनके प्रोनाउन हो, जैसे आई हो सकता है, आई वी हो सकता है, ही हो सकता है, शी, दे वगैरह हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो सब्जेक्टिव जो नाउन होते हैं वो हो सकते हैं। इसके बाद दूसरे वाक्य जो इनके बाद हम देखते हैं कि फिर यहाँ पर जो है वो वाक्य मैन वर्ब से शुरू हो जाएगा वाक्य टेंस के अनुसार। तो इस प्रकार से मैं इनके एग्जाम्पल लेके भी आपको बताऊंगा किस प्रकार से अपने इनको प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझिए आप अच्छी तरह। और हुज का प्रयोग तब होता है जब नाउन के बाद, यानी हुज का प्रयोग तब करेंगे जब यहाँ पर या तो कोई वस्तु का नाम है, ठीक है, वस्तु है कोई, और या फिर कोई संबंध दिया हुआ, जैसे फादर, मदर, इस प्रकार से कोई भी संबंध यदि दिया हुआ है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हुज का प्रयोग करते हैं। तो ये आप अच्छी तरह इसको नोट रखिए। और दूसरे पर आते हैं अपने, जब तो व्यक्ति के बाद जब बात आती है वस्तु की या प्राणी की बात आती है या जानवर की बात आती है, तो यहाँ पर हम दूसरे प्रकार की नाउन कैटेगराइज करेंगे, वो है वस्तु या जानवर। तो वस्तु या जानवर जो है उसके बाद जो है वो हम प्रयोग करेंगे, वो जो होगा वो विच या दैट का प्रयोग करेंगे। हम विच प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम दैट का प्रयोग करेंगे। कुछ दैट के विशेष प्रयोग भी होते हैं जिनको अपने बाद में समझेंगे। और इसके बाद जो है वो कुछ भी हो सकता है, इनमें से इनके बारे में कोई भी नाउन हो सकती है, या भी कोई भी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब कुछ भी हो सकती है। तो मतलब ये कि जानवर या वस्तु के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो विच या दैट आता है, ठीक है। फिर तीसरी जगह पर हम देखेंगे कि वेयर का प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तब करते हैं जब यहाँ पर कोई स्थान हो, यानी स्थान के बाद, यानी ऐसा कोई नाउन जो एक स्थान हो सकती है उसके बाद में किसका प्रयोग होता है, वेयर का प्रयोग होता है। तो आप याद रखें कि स्थान के लिए वेयर का प्रयोग होता है। इसके बाद जो है वो क्लोज होता है आगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्लोज लिख सकते हैं, कोई क्लोज हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये जो है वो, और फिर बारी आती है समय की, जो है समय सूचक नाउन हो कोई, जो कोई जैसे संडे, मंडे हो गया, या कोई टाइम हो गया, तो उसके बाद जो है वो किसका प्रयोग होता है, व्हेन का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है, WHEN, व्हेन। तो यहाँ पर बाद में क्लोज हो जाएगा, कोई न कोई क्लोज हो गया, इस प्रकार से जो इसकी विशेषता बताएगा। तो इस प्रकार से ये समय के लिए जो है वो किसका प्रयोग हो गया, व्हेन का प्रयोग हो गया। फिर हम आते हैं कोई, जब हम किसी कारण की बात करेंगे, इसी कारण संबंधित कोई भी हो, तो उसके लिए हाउ का प्रयोग होता है। तो कारण संबंधी कोई नाउन दे रखी हो, जैसे द रीजन हो गया,
तो इस प्रकार से उसके बाद यानी तरीका या ढंग की जब बात आएगी तो हाउ का प्रयोग होता है। और इसके अलावा फिर हम बात करेंगे वाई की बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पर बच्चों कारण की बजाय तरीका या ढंग यहाँ पर काम में लेते हैं। कोई तरीका या ढंग जो है वो कोई बताया हुआ आपको कि किस प्रकार से जो है वो तरीका या ढंग, ठीक है। तो कारण के लिए जो है वो वाई का प्रयोग होता है, ये आप याद रखें। कारण दिया हुआ है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वाई का प्रयोग करेंगे। ये सब मैं उदाहरण दे करके आपको बताऊंगा अच्छी तरह की किस प्रकार से चीज़ों का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद जो है वो व्हाट का प्रयोग हम करेंगे तब जब यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब या वर्ब दे रखी हो, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब दे रखी है, उसके जस्ट बाद में जो है वो किसका प्रयोग होता है, व्हाट का प्रयोग होता है, ठीक है। और इसके बाद फिर क्लॉज होता है कोई भी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप इनको याद रखें कि किस प्रकार से जो कौन सी नाउन के बाद किस प्रकार का रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग होता है। अब हम दैट की स्पेसिफिक प्रयोग भी होते हैं उनको जानते हैं थोड़ा सा। तो दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन रह गया था हमारा। तो इसमें हम देखेंगे कि दैट की विशिष्ट प्रयोग जो है वो केवल उन परिस्थितियों में, मतलब फिर चाहे नाउन कोई भी हो सभी के लिए दैट का ही प्रयोग होता है। तो इसमें सबसे पहले आप जानेंगे कि दैट का प्रयोग जो है वो पहले तो ये देखेंगे दैट से पूर्व यानी दैट से पहले का जो क्लोज है उसमें क्या हो, नंबर 1 सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो, ठीक है। यानी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो। तो सुपरलेटिव डिग्री जो एडजेक्टिव भी होती है वो डिग्री का प्रयोग हुआ हो। तो हम जब उसमें केवल दैट का ही प्रयोग कर सकते हैं और किसी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे सुपरलेटिव डिग्री को आप यूं समझें कि जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री, तो जितने भी एडजेक्टिव होते हैं उनकी 3 डिग्रियां होती है जो आपने छोटी क्लासेज में पढ़े होंगे। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट होता है। तो इस प्रकार से यदि सुपरलेटिव डिग्री आई है तो उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो हमेशा दैट ही होता है। तो यदि खालिस्तान के रूप में वाक्य आता है तो भी इसी प्रकार से। तो पहले मैं इनको आपको लिख देता हूँ, फिर आपको इनकी विशेषता बताऊंगा, विशेषता इनके वाक्य बताएंगे तो वाक्यों से अपने इनको स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे दूसरा इसका प्रयोग आप याद रख सकते हैं कि यदि वाक्य में पहले से ही एक रिलेटिव प्रोनाउन आ चुका, ठीक है। तो एक पहले से रिलेटिव प्रोनाउन आ चुका हो और एक उसके बाद जो है फिर खालिस्तान हो तो उसमें किसका प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग होता है। और तीसरे प्रकार से हम देखेंगे कि इनसे पहले मतलब दैट से पहले जो है यदि वाक्य में जैसे फ्यू आ गया, ठीक है, FEW फ्यू आ गया, लिटिल आ गया, ठीक है, फ्यू, लिटिल, एनी या सेम या एनीथिंग आ गया या समथिंग आ जाए, ठीक है। या इसके बाद जो है वो ऑल यदि आ जाए उसमें तो ऑल के यानी इन सब के बाद, इनके बाद यदि खालिस्तान होता है या फिर नन हो या एनीबडी, समबडी ये भी आ जाए तो ये एनीबडी भी आप इसमें ले सकते हैं, एनीबडी। फिर अपने दे सकते हैं कि समबडी। तो यदि ये आ चुके हैं और इनके बाद यदि खालिस्तान है या फिर अपने को रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो हम केवल जब किसका प्रयोग करेंगे, फिर दैट का ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें। और इसके अलावा चौथी बात आप याद रखें कि यदि वाक्य में, ठीक है, यदि वाक्य में 2 प्रकार के नाउन हैं, 2 प्रकार के
नाउन हो, जैसे मान लीजिए व्यक्ति भी आ गया, उसमें वस्तु भी आ गई, या व्यक्ति या प्राणी कोई अन्य जानवर हो दूसरा, तो यदि वाक्य में दो प्रकार के नाउन हो तो भी जो किसका प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग होता है। और पांचवा और आखिरी इसका जो विशिष्ट प्रयोग होता है वो होता है कि जो आपके पास प्रीपोजिशंस हैं, तो उनमें से यदि कोई प्रीपोजिशन जो कि जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आना चाहिए, उसको जब वाक्य के अंत में लिखा हो, ठीक है। तो यदि नाउन के बाद आने वाला प्रीपोजिशंस, ठीक है, जैसे प्रीपोजिशन ऑफ, ऑन, अबाउट वगैरह होते हैं ना, तो ये जो है प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में है, तो जो है वो क्या होता है, इन स्थितियों में क्या हो, सिर्फ दैट का ही प्रयोग होता है। तो इसमें जैसे मैं आपको एक दो वाक्य इनके मैं आपको बना करके बताता हूँ। तो यहाँ देखिए बच्चों, ऊपर के जो पांचों स्पेसिफिक प्रयोग जो मैंने बताया आपको, उनको स्पष्ट करने वाले वाक्य आप गौर से देख सकते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो यहाँ पर जैसे पहला वाक्य, पहला हमारा प्रयोग था कि सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ही वॉज द बेस्ट बॉय, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द बेस्ट का प्रयोग हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि वैसे तो यहाँ पर हुम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो दैट का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस दैट का प्रयोग हो गया, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि हु ब्रोक द ग्लास, तो यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन पहले से हो गया है, तो इसके बाद जो यहाँ पर आया देखो ये दैट आ गया। इसके बाद आप देखेंगे कि देयर वर फ्यू बुक्स, तो फ्यू बुक्स का मतलब बहुत ही नए के बराबर किताबें थी। दैट आई शोड यू, जो मैंने तुम्हें दिखाई, यानी बहुत कम पुस्तकें थी जो मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ पर भी देखिए दैट का प्रयोग होता है। वैसे वस्तुओं के लिए विच का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि फ्यू आ गया इसलिए दैट का प्रयोग हुआ है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं आई सा ए मैन, तो एक मैन है और एक डॉग है, यानी मैंने एक कुत्ते और एक आदमी को देखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दैट का प्रयोग है। दैट वर रनिंग, जो कि दौड़ रहे थे। तो यहाँ पर दैट का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति भी आ गया और एक डॉग यानी जानवर भी आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज द बुक, तो बुक के लिए यहाँ पर विच का प्रयोग नहीं होकर के दैट का क्यों किया, क्योंकि आई टोल्ड यू अबाउट, तो ये अबाउट जो प्रीपोजिशन है जो लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन हो गया जिसको लास्ट में लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये वो पुस्तक है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तो यदि ये दिस इज द बुक अबाउट यहाँ पर प्रयोग होता है, यदि यहाँ पर अबाउट का प्रयोग तो यहाँ पर विच आता, ठीक है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर लास्ट में हुआ है तो ये दैट का प्रयोग होगा यहाँ पर। तो ये जो है वो इनको एक्सप्लेन करने वाले जो आपको बताए कि किस प्रकार से दैट के विशिष्ट प्रयोग होते हैं। तो ये यदि खालिस्तान में परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपसे खालिस्तान में पूछे जा सकते हैं, और दो वाक्यों को जोड़ना हो तो भी ये काम आएंगे आपको। तो आप इनको लर्न करें, और आज की जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो जो आप अच्छी तरह नोट रखें अपनी कॉपी में। आपने कॉपी लगाई होगी उसमें भी आप देखें, और एक PDF मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, तो उसको भी आप नोट कर ले अपनी कॉपी में। वो चीज़ें अपने काम आएगी, और अपने इन रिलेटिव प्रोनाउंस से वाक्यों को जोड़ना भी सीखेंगे और रिक्त स्थान में भरना भी सीखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप जो है वो इसमें रुचि ले रहे हैं, और काफ़ी पिछले वीडियो जो है मेरे लगभग जो मैंने बनाए हैं वो कुछ में अपना सपोर्ट आपका मिला है मुझे। तो आप और गौर से देखिए, इन चीज़ों को सीखिए। आपकी ग्रामर जो है वो अगर आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो भी आप बिल्कुल सीख पाएंगे। तो अब एक जो PDF है वो इसकी रिलेटिव क्लॉज की, वो भी आप नोट रखें, मैं आपके लिए शो करता हूँ। तो आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, और यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी उसमें से लगभग चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। और यहाँ से जब हम वाक्यों को जोड़ना सीखेंगे तब और भी हमें ये चीज़ें काम आएगी, जैसे हु का प्रयोग कहाँ होता है। तो ये सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताई थी, तो वही चीज़ें यहाँ पर जो है वो यहाँ पर शो हुई है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को भी आप नोट कर लें दोबारा इनको अच्छी तरह, ताकि आपको जो है वो जब हम वाक्यों को जोड़ना सीखेंगे और क्लॉज का प्रयोग करना सीखेंगे, उनको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, तो आपको ये चीज़ें जो है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी। और इसमें विद एग्जाम्पल जो है वो चीज़ों को शो किया गया है। तो आप रिलेटिव क्लॉज को और समझें आज अच्छी तरह। तो यहाँ पर आप देखिए ये कुछ दैट के विशिष्ट प्रयोग जो मैंने बताए थे, यहाँ पर इनके एक साफ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
इनकी एग्जाम्पल भी आपको शो हो रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई दैट, ठीक है, द बेस्ट हो गया, इसलिए जो है वो यहाँ पर दैट का प्रयोग ये देख रहे हैं आप यहाँ पर किया गया। और यहाँ पर देखिए ये सारे शब्द जो है यहाँ पर आ गए, इसलिए ये जो यहाँ पर सेम आ गया ना यहाँ पर, इसलिए जो यहाँ पर दैट का प्रयोग है ये भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि प्रीपोजिशन का प्रयोग अंत में हुआ हो तो यहाँ पर ये जो नियम जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये अंत में, इसलिए दैट का प्रयोग हो गया यहाँ पर आप देखें। और इसके अलावा देखिए दो जो है वो नाउन आ गई, द मैन एंड द पेट, दैट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द मैन एंड द पेट, तो यहाँ पर दो प्रकार के नाउन है इसलिए इन सब में दैट का प्रयोग हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी जो है वो दैट का प्रयोग हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी दैट का प्रयोग हुआ है। तो ये हालांकि इसमें दूसरे नाउन आ सकते थे, दूसरे रिलेटिव प्रोनाउन आ सकते थे क्योंकि बुक के लिए विच आ सकता है, लेकिन यहाँ दैट का प्रयोग किया गया। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वैसे स्कूल एक स्थान हो गया तो स्थान के लिए वैसे तो वेयर का प्रयोग करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर लास्ट में क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसलिए यहाँ पर दैट का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दैट का प्रयोग हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आज की चीज़ें आपको काफ़ी ठीक लगी होगी और उसको आप गौर से देखें, इनको समझने की कोशिश करें। क्लोज जो होते हैं वो वाक्य होते हैं, जो उपवाक्य होते हैं एक बड़े वाक्य के भाग होते हैं, और वो किस प्रकार से रिलेटिव क्लोज का प्रयोग करते हैं। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग की ये कंसेप्ट जो है वो आपको मैंने काफ़ी विस्तार से समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपको लगे कि इसमें कोई आपको परेशानी है तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें या व्हाट्सएप पर लिखें, तो मैं आपके लिए इनको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। लेकिन हमें रिलेटिव क्लोज जो है उनको अच्छी तरह सीखना है, नाउन क्लोज को भी, और दो प्रकार के क्लोज इसके बाद और हैं, तो ये काफ़ी डिटेल स्टडी में हैं। तो आप ये नहीं देखें कि इनका वेटेज कितना है, नंबर कितने के हैं ये, बल्कि आप इसको एज अपने नॉलेज के रूप में इनको देखें, क्योंकि ग्रामर जो आगे जितनी कंपटीशन होते हैं उनमें भी ग्रामर का प्रयोग होता है। तो बाद में चीज़ें सीखी नहीं जाती, एक बार समय निकलने के बाद आप इनको ज़रूर सीखें। और वीडियो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें, ठीक है बच्चों। और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं, परिचित हैं, उनके साथ वीडियो शेयर करें और उनको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। तो मैं समझता हूँ कि मेरे इस कार्य को आपका अच्छा योगदान मिलेगा और मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।